हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पूरे 5 पॉइंट में डन करने वाले हैं। उनमें से एक पॉइंट के लिए आज हम कंप्लीट करेंगे और पॉइंट है आपका द नेम रिएक्शन। इस सब के लिए आपको साथियों सबसे पहले आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में व्हाट्सएप चैनल के लिए ज्वाइन करना होगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पे आपके लिए केवल रिएक्शन कंप्लीट कराऊंगा। रिएक्शन में आपको समझाऊंगा। मैं रिएक्शन की जो थ्योरी है वो नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा आपका खराब होगा। तो इसलिए मैं रिएक्शन आपको कराऊंगा और आपको हैंड रिटन नोट्स में कंप्लीट रिएक्शन आपके लिए व्हाट्सएप चैनल पे जाके मिलेगा। तो पहले आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगी, जैसे ही वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको समझा दूंगा सभी नेम रिएक्शन। तो आपके लिए हैंड रिटन नोट्स तुरंत व्हाट्सएप से जाके कलेक्ट कर लेने हैं। वो चलते हैं बोर्ड पर और समझाते हैं आपके लिए एक एक रिएक्शन के लिए। चलो ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहला नेम रिएक्शन जो हम ले रहे हैं उसका नाम है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। कोई भी नेम रिएक्शन हो तो हमको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन का यूज क्या है, उस रिएक्शन में हम किस कंपाउंड को बनाने जा रहे हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल आपके लिए लिया है कि श्वार्ट्ज अभिक्रिया हम पढ़ने वाले हैं। हमने हेडिंग लगाया श्वार्ट्ज अभिक्रिया। अब बात करते हैं क्या होता है श्वार्ट्ज अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया से हम एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करते हैं। कैसे, उसके बारे में बात करते हैं कि जब किसी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसी धातु फ्लोराइड से की जाती है, किसी धातु फ्लोराइड से हम उसको अभिकृत कराते हैं, तो एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। श्वार्ट्ज अभिक्रिया का एग्जाम्पल थ्योरी मैंने बोल दी है, हैंड रिटन नोट्स में आपको मिल जाएगी। मैं केवल एग्जाम्पल से आपको रिएक्शन समझा रहा हूं। आपने एग्जाम्पल में लिया है CH3Br, नाम हो जाएगा मैथिल ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया किसी धातु फ्लोराइड AgF, धातु फ्लोराइड कुछ और भी ले सकते हैं आप। इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें जो मिलेगा CH3F मिलेगा, यानी कि मैथिल फ्लोराइड मिलेगा। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। कार्बन की श्रृंखला छोटी बड़ी हो सकती है, एग्जाम्पल ढेरों हो सकते हैं। ठीक है, तो जितना सिंपल समझ सकते हैं आप, वो समझने की कोशिश कीजिए। अगला नेम रिएक्शन हमारा रहेगा, ये पहला नेम रिएक्शन हो गया। दूसरा नेम रिएक्शन है मार्कोनिकॉफ का नियम। क्या है मार्कोनिकॉफ का नियम, पहले ये क्लियर करते हैं। मार्कोनिकॉफ का नियम असम्मित एल्कीनों पर ध्रुवीय अणु का योग किस प्रकार होता है, ये एक्सप्लेन करता है। तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हम हेलो एल्कीन बनाएंगे, हेलो एल्कीन का निर्माण होगा, लेकिन असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग अर्थात हेलोजन जो अम्ल हैं उनका योग कराएंगे हम। समझते हैं क्या है इस नियम के अनुसार। इस नियम में जब किसी असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है, तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की कमी होती है। एक बार फिर से समझते हैं। असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग इस प्रकार होता है कि ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की कमी होती है। एग्जाम्पल लेते हैं। एक एसिमेट्रिकल एल्कीन मैंने लिया। ये मेरे पास में एसिमेट्रिकल एक एल्कीन है। इस पर मैं HBr, HCl, HF इनका योग कराने जा रहा हूं। बहुत सिंपल समझने की कोशिश कीजिए। सिमेट्रिकल होता है तो योगात्मक अभिक्रिया कैसे भी हो सकती है, लेकिन एसिमेट्रिकल के लिए मार्कोनिकॉफ का नियम है। तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार इसका ऋणात्मक भाग जो ध्रुवीय अणु का है
वो उस डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की कमी होगी। यहां कमी है हाइड्रोजन की, H परमाणु यहां पे है, कंपाउंड बनेगा CH3 बॉन्ड CH, हैलोजन परमाणु, और यहां पे हो जाएगा आपका CH3, CH2 था CH3 हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु उधर चला जाएगा। ये आपका मार्कोनी-कॉफ का नियम हो गया। समझना ये है मार्कोनी-कॉफ के नियम के अनुसार क्या होता है कि अशमित एल्कीनों के साथ रिएक्शन होता है। किसका? कोई भी ध्रुवीय अणु का जो योग होता है वो मार्कोनी-कॉफ के नियम के अनुसार होता है। इसी के साथ तीसरा एक नाम आएगा आपका एंटी मार्कोनी-कॉफ का नियम। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंटी मार्कोनी-कॉफ का नियम। या करके आप नोट करेंगे बेटा, या करके आपके लिए करना है, परोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं हम इसके लिए। परोक्साइड प्रभाव, खराश प्रभाव भी कहते हैं इसके लिए। आपको समझना है, प्रश्न पूछने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एंटी मार्कोनी-कॉफ का नियम क्या है ये पता है आपके लिए, पेपर में आ गया परोक्साइड प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो कंफ्यूजन हो गए, कंफ्यूजन में आ गए आप। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो किसी भी रिएक्शन का जो मल्टीपल नेम्स है, वो मल्टीपल नेम से अगर जानी जा रही है तो ये हमको पता होना चाहिए कि वो कितने नामों से जानी जा रही है। तो एक परोक्साइड प्रभाव से भी हम इसको करते हैं, एंटी मार्कोनी-कॉफ का नियम है, खराश प्रभाव से भी जानते हैं। क्या होता है परोक्साइड प्रभाव? अगर परोक्साइड यहां पे आप लेते हैं तो जो मार्कोनी-कॉफ का नियम है वो पलट जाता है, इसके अपोजिट हो जाता है। ध्रुवीय अणु का योग अब उस कार्बन से होगा जिस पर हाइड्रोजन की अधिकता होगी। तो एग्जाम्पल को समझते हैं हम, एग्जाम्पल से बात के लिए हमने एसिमेट्रिकल लिया एल्कीन, HCl ले सकते हैं, एग्जाम्पल को चेंज कर सकते हैं आप थोड़ा सा, ठीक है। अब हमारे लिए ये कराना है, लेकिन यहां पे परोक्साइड है, परोक्साइड कुछ भी ले सकते हैं आप, सोडियम परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड, आप परोक्साइड लिखें यहां पे। तो नियम पलट जाएगा, एंटी मतलब उल्टा, विपरीत, अपोजिट। जो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग है आपका, वो अब उस तरफ जाएगा जिधर हाइड्रोजन की अधिकता है, इसीलिए एंटी मार्कोनी-कॉफ का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया गया है। कंपाउंड बनेगा आपका हाइड्रोजन इधर आया तो ये CH2 हो जाएगा, बॉन्ड CH2 और बॉन्ड आपका Cl, क्लोरीन परमाणु। ये एंटी मार्कोनी-कॉफ का नियम है। तीन नियम रिएक्शन मैंने आपके लिए कंप्लीट कराई। अभी इसको इरेज करते हैं और आगे समझते हैं, ठीक है साथियों। अगला जो नंबर है आपका 4 नंबर है, 4 नंबर नेम रिएक्शन है आपका विलियमसन संश्लेषण विधि। विलियमसन संश्लेषण, इस विधि में ईथरों का निर्माण होता है। विलियमसन विधि जो है, विलियमसन संश्लेषण जो विधि है, उनमें ईथरों का निर्माण करते हैं हम। ये प्रयोगशाला विधि है और बहुत उपयोगी विधि है ईथरों के लिए। ईथरों का निर्माण हम विलियमसन विधि द्वारा करते हैं। इस विधि में क्या होगा उसको समझते हैं हम। हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो धातु एल्कोक्साइड से अभिक्रिया करके ईथरों का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। ये हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण है। हेलो एल्केन लेते हैं हम कोई CH3 CH2Br, कोई भी हम धातु एल्कोक्साइड लेते हैं, ठीक है। ये मेरा सोडियम मिथॉक्साइड है, सोडियम
इथॉक्साइड हो सकता है, कुछ धातु कुछ और भी हो सकता है। मेन सिंपल है कि धातु एल्कोक्साइड होना चाहिए। तो हेलो एल्केन धातु एल्कोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा ईथर। ये रिएक्शन करेगा, माइनस का NaBr और ये इसके साथ लगेगा चेन में, CH3 CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और ये हमारा ईथर है। ईथर का नाम होगा मेथॉक्सी एथेन। पांचवा नंबर है आपका सैडजेफ नियम। सैडजेफ नियम समझते हैं। ये नियम एलिमिनेशन रिएक्शनों पर लागू होता है। जो निराकरण अभिक्रियाएं होती हैं, हेलो एल्केन निराकरण अभिक्रियाएं प्रस्तुत करते हैं तो उनमें जो मुख्य उत्पाद का चयन होता है वो सैडजेफ नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार, सैडजेफ नियम क्या है वो मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल शब्दों में समझो। इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन उस बीटा कार्बन से होता है जिस पर कार्बन की श्रृंखला लंबी होती है। तो अगर कोई हेलो एल्केन एक से अधिक एल्कीन बनाने में सक्षम है तो उसमें मुख्य उत्पाद का चयन सैडजेफ नियम के अनुसार किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात के लिए। KOH से ये रिएक्शन होती है। KOH आपका एल्कोहल ये होना चाहिए। जलीय KOH से अगर रिएक्शन कराते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है हमारी, OH समूह का योग हो जाता है उस पर। और अगर हम एल्कोहलीय KOH से कराते हैं तो निराकरण अभिक्रिया होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो होता ये है यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा और यहां से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन उस बीटा कार्बन से होता है। यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है आपके, जिस पर कार्बन की श्रृंखला लंबी होगी, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होगा अकॉर्डिंग टू सैडजेफ रूल। तो होगा ये यहां से कि ये वाला बीटा कार्बन है आपका, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये तो अल्फा कार्बन है। तो बीटा कार्बन ये वाला, इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होना है आपका। समझते हैं बेटा रिएक्शन के लिए। CH3 बॉन्ड, हाइड्रोजन हटा तो रह जाएगा CH। यहां से एक वैलेंसी कार्बन की और खाली हो चुकी है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा CH और आगे रह जाएगा आपका CH3। ये है आपका एल्कीन जो प्राप्त हुआ है वो सैडजेफ नियम के अनुसार हुआ है। इसकी मात्रा 80% होती है। इसको मुख्य उत्पाद के रूप में देखते हैं हम। और आपका एक और भी रिएक्शन में कंपाउंड मिलता है। इधर से अगर आप हाइड्रोजन का निष्कासन करेंगे, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपको 20% मिलेगा। ठीक है, ये सैडजेफ नियम हो गया आपका। अगले नियम की बात करते हैं, इसे इरेज करते हैं तब तक। तो अगला नेम रिएक्शन है आपका वुड्स अभिक्रिया। नंबर रहेगा ये 6, वुड्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करके सम एल्केनों का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल है। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करके सम एल्केनों का निर्माण करते हैं। संख्या उनकी सम होगी, कार्बन नंबर सम होगा। इनको हम वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल रहेगा हमारा इस रिएक्शन का लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है। आप 2 मॉलिक्यूल लेके हेलो एल्केन का तब भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये रिएक्शन समझ में आए इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। यहां पे रहेगा आपका ड्राई ईथर, शुष्क ईथर,
ये रिएक्शन आपका इस तरीके से लिखा जाता है जिससे कि समझ में आ जाए। यहां से आपका 2NaBr निकल जाएगा और ये चेन आपस में लिंक हो जाएंगी और बनेगा एल्केन, और ये बना आपका एथेन। ठीक है, तो ये हमारी बुर्ज अभिक्रिया हो गई। अगली अब सवाल आता है कि विषम एल्केन का निर्माण करना हो हमें तो क्या करना चाहिए। वहां पर हम दो भिन्न भिन्न हेलो एल्केन ले लेंगे और ये अभिक्रिया फिर हो जाएगी आपकी बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो इसको नंबर लगा देते हैं हम, हो जाएगा बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। इसमें दो भिन्न हेलो एल्केन लेने हैं आपको एग्जाम्पल में। शुष्क ईथर और ये रिएक्शन हो जाएगा ऐसे। अब जो आपका एल्केन बना उसका ऑड नंबर रहेगा कार्बन का, और ये इवन नंबर में आपको एल्केन मिलता है, ये ऑड नंबर में एल्केन मिलता है यहाँ पे। तो रिएक्शन में आएगा CH3 बॉन्ड CH2 CH3, कार्बन का नंबर 3 हो गया और ये हो गया आपका प्रोपेन। तो ये हमारा हो गया बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अगला जो नंबर रहेगा आपका, ये हेलो एल्केन के एक्चुअली क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं हम। तो अगला नंबर आएगा आपका, ये होता है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है, इसलिए हम इसको ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके एक कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण करते हैं, और जिसे इस अभिक्रिया को हम ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं, और जो यौगिक हमें मिल रहा है उसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ये एक कार्ब धात्विक यौगिक होता है और योगात्मक रिएक्शन होती है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई हेलो एल्केन हमारे लिए लेना है सिंपल सा, और ये रिएक्शन हमारे लिए मैग्नीशियम धातु से करानी है और शुष्क ईथर की उपस्थिति में होना है। ठीक है, तो हेलो एल्केन मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण करते हैं। इसी को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, यौगिक को कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ये होगा ऐसे, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, एक तरफ हो जाएगा आपका हैलोजन परमाणु, एक तरफ हो जाएगा आपका कार्बनिक श्रृंखला, और इसका नाम होगा मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। मैथिल मैग्नीशियम ये आपका एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो डेफिनेशन में कुछ ऐसे भी बोल देते हैं कि जब मैग्नीशियम धातु की 2 संयोजकताओं में से एक संयोजकता पर एल्किल श्रृंखला तथा दूसरी संयोजकता पर हैलोजन परमाणु होता है तो ऐसे यौगिकों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, इसे इरेज करते हैं, आगे चलते हैं।